हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानतों पर। आज फिर से हम लोग एक अच्छे जीके जीएस के टेस्ट सीरीज को लेकर आपके सामने आए हैं। ठीक है, 30-40 क्वेश्चन का एक सेट है जिसे आप लोग अटेम्प्ट करो और देखो आप कहां पर लाइक कर रहे हो। ठीक है, लगातार जीके जीएस का टेस्ट सीरीज आ रहा है और आपको जरूरत है बने रहने की ज्ञानतों के साथ। ठीक है, चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। ठीक है, अमोघ वर्ष जो थे, ठीक है, वो अमोघ वर्ष प्रथम की बात की जा रही है कि अमोघ वर्ष प्रथम जो है वो किस वंश के शासक थे। ठीक है, तो ये जो अमोघ वर्ष है ये हमारे ऑप्शन हमारे पास पल्लव वंश का, राष्ट्रकूट वंश का, मौर्य वंश का और प्रतिहार वंश का। ठीक है, तो अमोघ वर्ष प्रथम जो थे, ठीक है, वो हमारे राष्ट्रकूट वंश के थे। किस वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है, जो स्थापना हुआ था वो 753, ठीक है, 753 ईस्वी, ठीक है, को हुआ था। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम जो थे, ठीक है, वो इसी वंश के राजा थे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी 1178 में जब आए थे ना मोहम्मद गोरी, ठीक है, तो ये गुजरात के एक शासक के द्वारा इनको पराजित किया गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। हमारे पास ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और इनमें से कोई नहीं। पहली बात यह है, ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोनों का साल का जो है वो यहाँ पर 1191 ईस्वी में, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ है वो 1192 ईस्वी में, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो ये युद्ध मोहम्मद गोरी और क्या बोलते हैं पृथ्वीराज के बीच में ही हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज जो है उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ठीक है, लेकिन जब द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ, ठीक है, 1192 ईस्वी में, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और इस प्रकार मोहम्मद गोरी जो है इस युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित करके जीत लिया था तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर हमारे पास कलकत्ता, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? आप सभी को पता है कि जब अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की, ठीक है, और उस समय वहां के शासक की बात की जा रही है, तो कालिंजर जो है वो हमारे भारत के किस तरफ पड़ता है? पश्चिम तरफ पड़ता है या पूर्व तरफ पड़ता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, फिलहाल जब अकबर 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया, ठीक है, तो उस टाइम कालिंजर का जो शासक था वो कौन था? रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है, और अकबर ने क्या बोलते हैं, जो इनके जो शिलालेख हैं 13 शिलालेख है। कितने शिलालेख हैं? 13 शिलालेख है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि अकबर का प्रथम शिलालेख जो है वो पशु बलि की निंदा करता है। क्या करता है? पशु बलि की निंदा करता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि अकबर का कौन सा शिलालेख, ठीक है, जो है वो धम्म महामत की स्थापना किया है। किसका स्थापना किया है? धम्म महामत की स्थापना किया है। ठीक है, अकबर ने 1569 में कालिंजर के युद्ध को विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में से शामिल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि राष्ट्रपति के पास 3 टाइप का, ठीक है, 3 प्रकार के शक्ति होते हैं। एक होता है विधायी शक्ति, ठीक है, जिसमें वो क्या बोलते हैं विधान मतलब लोकसभा से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो विधायी शक्ति आता है राष्ट्रपति का। दूसरा शक्ति जो आता है राष्ट्रपति का वो हमारा प्रशासनिक शक्ति आता है। ठीक है, कौन सा शक्ति है? प्रशासनिक शक्ति है। और तीसरा शक्ति जो है, ठीक है, वो हमारा क्या है? वित्तीय शक्ति है। ठीक है, वित्तीय शक्ति है। ठीक है, वित्तीय शक्ति है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में से कौन शामिल नहीं है।
ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे आपके पास ऑप्शन क्या है, महान्यायवादी की नियुक्ति यानी अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा प्रशासनिक शक्ति है क्या, नहीं, ठीक है, ये हमारा विधायी शक्ति है, ठीक है। तो ये हमारा महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये प्रशासनिक शक्ति नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड क्या बोल रहा है, लोकसभा का विघटन, ठीक है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये भी जो है अपॉइंटमेंट रिलेटेड है, तो ये भी क्या बोलते हैं, नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा वित्त आयोग का गठन, ये भी नहीं है, ठीक है। वित्त फाइनेंशियल कमीशन का जो गठन होता है ये इसका क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति है। जहां कहीं भी अपॉइंटमेंट हो, ठीक है, और कमीशन का गठन की बात की जा रही हो तो वो प्रशासनिक शक्ति में नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, लोकसभा का विघटन, ठीक है। लोकसभा का विघटन क्या है, ये हमारा विधायी शक्ति है, क्या है, विधायी शक्ति है। क्यों, मैंने पहले ही बताया था कि विधायी शक्ति में क्या होता है, विधायी शक्ति में जो होता है वो हमारा क्या बोलते हैं, विधानसभा यानी मतलब राज्यसभा, लोकसभा, संसद से संबंधित जो भी चीजें होती है वो हमारा विधायी शक्ति में आता है। और विधायी शक्ति यहाँ पर लोकसभा का विघटन है, बाकी तीनों की तीनों जो है वो हमारे क्या बोलते हैं, प्रशासनिक शक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, देश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। आप सभी को पता है रूस, ठीक है, रूस, ठीक है, अमेरिका और चाइना, ठीक है। ये तीन कंट्री के बाद भारत जो है ये फोर्थ कंट्री बन गया है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई थी वो किस डेट को हुई थी, तो वो जो है 23 अगस्त 2023 को हुई थी। कब हुई थी, 23 अगस्त 2023 को हुई थी। इसमें एक क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि चंद्रयान 3, ठीक है, जो लैंडिंग हुई थी वो चंद्रमा के साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव पर हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा के साउथ ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला, ठीक है, पहला देश कौन है, तो वो हमारा भारत है, ठीक है, वो हमारा कौन है, भारत है। अगर दक्षिण ध्रुव की बात की जाए तो भारत पहला देश है, और केवल चंद्रमा पर बात की जाए कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला कौन कितने नंबर का देश है, भारत, तो ये हमारा चौथे नंबर का देश है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है भारत सरकार ने ये डिसाइड करके रखते हैं कि हम 2030 तक क्या बोलते हैं 2025 तक टीबी को खत्म कर देंगे, 2030 तक है जो उसको एड्स को खत्म कर देंगे। ऐसे बहुत सारे टारगेट जो है इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, कालाजार की बात की जा रही है। तो कालाजार जो है 2023 तक भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि हम 2023 तक कालाजार को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। पहली बात, ठीक है, थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, थॉमस कप जो है, ठीक है, पहली बार, ठीक है, पहली बार इंडिया ने, ठीक है, जीता है थॉमस कप को, ठीक है, थॉमस कप को इंडिया ने पहली बार जीता है। किसको हराकर जीता है, इंडोनेशिया को हराकर जीता है, ठीक है, इंडोनेशिया कंट्री है, ठीक है। तो इंडोनेशिया को हराकर पूछा जाएगा कि किस देश को हराकर, यहाँ पर पूछ लिया कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि थॉमस कप जो है, ठीक है, इंडिया ने पहली बार जीता है, तो ये क्या बोलते हैं, किस देश को, किस कंट्री को हराकर जीता है, तो इंडोनेशिया को हराकर, ठीक है, भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। रही बात क्वेश्चन की, तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। किस कप से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, ठीक है, ये प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। नियुक्ति में से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, ठीक है, अभी जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक है, एक साल की नियुक्ति में से आपको मेन जो नियुक्ति है जो सरकार में हो रही है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। फिलहाल रॉ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है, ठीक है, हमारे इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव व्यू से, ठीक है। पूछा गया जून 2023 में रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है समीर कामत, कुलदीप सिंह, रवि सिन्हा, तपन कुमार डेका, ठीक है। तो रॉ के प्रमुख के रूप में, हेड के रूप में नियुक्त किया गया है रवि कुमार सिन्हा को, ठीक है। रवि सिन्हा कहां से आते हैं, अभी क्वेश्चन क्यों बन रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशल हो जाता है कि रवि सिन्हा जो है बिहार के भोजपुर जिले से आते हैं, ठीक है, बिहार के भोजपुर जिले से आते हैं, और इनको फिलहाल रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे एज ए बिहारी के रूप में हमारे लिए प्राउड की बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है,
ठीक है, प्रदेश की बात की जा रही है और यहाँ पर कंटिनेंट टाइप का दे दिया गया है। क्या ये पश्चिमी यूरोप है जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या ये दक्षिण पूर्वी एशिया है जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या ये दक्षिण पश्चिमी एशिया है क्या जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है, या फिर लैटिन अमेरिका है। ठीक है, तो हमारे पास जो है सर्वाधिक घनीवादी था। सबसे पहली बात है कि अगर आपको नहीं पता है, सबसे बेसिक जानकारी ये रखो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है। अभी हाल ही में जो एक सर्वे आया था उसके अनुसार से क्या बोलते हैं, इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया है जनसंख्या के मामले में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस कंट्री में हो गया। अभी फिलहाल एक सर्वे आया था उसके अनुसार क्या बोलते हैं, भारत जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर चाइना है। चाइना और इंडिया का पोजीशन कहां पर है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में होगा। ठीक है, तो ये सोचने की बात है ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं कहीं टेक्निकली हम लोगों को सोचने की जरूरत पड़ती है कि एक्चुअली क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उसके अनुसार हम आसानी से उसमें आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और उत्तराखंड में कहां पर पड़ता है, तो ऑप्शन कौन सा है उत्तराखंड में से, दिल्ली तो है नहीं, शिमला तो है नहीं, श्रीनगर तो है नहीं, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है ये हमारा देहरादून में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था। अब आपसे पूछो ये क्वेश्चन, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी एक बार आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 2-3 एग्जाम के पीवाईक्यू देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और मैं बार बार आपको बोलता हूं कि संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण और संविधान का जो क्या बोलते हैं साइलेंट फीचर है, ठीक है, वो चैप्टर, ये 2-3 चैप्टर जो है आपको अच्छे से करने की जरूरत है। और एक है हमारा क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी मतलब इतिहास का जो मतलब डेवलपमेंट हुआ है वो एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे एक्ट अधिनियम हम लोग को पढ़ना होता है, जो रेगुलेटिंग अधिनियम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है भारत का राष्ट्रध्वज जो है कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है 26 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 27 दिसंबर 1911 और 24 जनवरी 1980। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रध्वज जो स्वीकार किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। यहाँ पर बात की जा रही है कि हाँ 22 जुलाई को तो स्वीकार किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हर साल हम लोग 22 जुलाई को क्या बनाते हैं, तो 22 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं झंडा दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं, झंडा दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, झंडा दिवस। ठीक है, तो झंडा दिवस जो है हम लोग 22 जुलाई को हर साल मनाते हैं। और जब आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप लोग ये देखोगे कि झंडा समिति थी, एक झंडा समिति थी। ठीक है, और उसके हेड कौन थे, उसके हेड थे क्या बोलते हैं जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। ठीक है, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। ये क्या है सत्यमेव जयते और ये कहां से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है ना, ये जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडको, ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है। ठीक है, क्या है, किस में प्रचलित है, क्या ये राष्ट्रगान के रूप में है, क्या ये राष्ट्र चिन्ह के रूप में है, क्या ये राष्ट्र गीत के रूप में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है ना, ठीक है, ना ही ये राष्ट्रगान के रूप में है और ना ही ये राष्ट्रगीत के रूप में है और ना ही ये राष्ट्र चिन्ह के रूप में है। सभी को पता है कि राष्ट्र चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है। और अशोक चक्र कहां से लिया गया, सारनाथ से लिया गया। ठीक है, बात की जा रही है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते है ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है, राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, और कहां से लिया गया ये मैंने बता दिया है कि ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है और ये एक राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है और इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा D4 दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, रहा बात राष्ट्रगान, तो जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्र चिन्ह मैंने बता दिया है अशोक। ठीक है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में चर्चा में रहा है देश जो है यूक्रेन हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, इसकी राजधानी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर यूक्रेन की बात की जाए ना, तो ये यूरोप की जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, उसमें से सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो यूक्रेन है।
कौन है? यूक्रेन है। और ये तेल वगैरह जो होता है, एडिबल्स ऑयल होते हैं, सनफ्लावर ऑयल्स होते हैं, पाम ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो सनफ्लावर ऑयल्स में मतलब प्रोडक्शन में ये काफी, ठीक है, आगे है सनफ्लावर ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, ठीक है, इसका प्रोडक्शन में काफी ज्यादा है। पूछा जा रहा है कि इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है वो कीव, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ठीक है, ये सारे जो कंट्री है ना, इसमें जितने भी कंट्री है, तीनों कंटिनेंट में आपको इसकी राजधानी याद होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात रहेगी कि आप दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के भी देश की भी राजधानी को आप याद कर लोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। जैसे आप BSSC एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो मुद्रा पूछ लेती है, करेंसी टाइप का क्वेश्चन आता है, या फिर कैपिटल टाइप का क्वेश्चन, राजधानी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ठीक है, तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो बुक वगैरह है ना, उसमें से ये क्वेश्चन बनता है। और BPSC वगैरह एग्जाम में भी ये बिहार का एग्जाम है, उसमें भी आ चुका है कि अल हिलाल या कॉमरेड, ये सब बुक किसने लिखा है। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया विंस फ्रीडम की बात की जा रही है कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है उसके लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो हमारे पास कौन है? अबुल कलाम आजाद है, सी फॉर कलकत्ता, ठीक है। अबुल कलाम आजाद जो है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल, नोट कीजिएगा, अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल, ये सब किताब इन्होंने ही लिखा है, अबुल कलाम आजाद ने ही लिखा है। और इसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम भी जो है अबुल कलाम आजाद ने ही लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, अगर दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो हमारा नील हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांग टिसिकियांग जो है, ये हमारा एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है, और ये चाइना के द्वारा होते हुए क्या बोलते हैं, चाइना, साउथ चाइना, मतलब चाइना सी में ये गिर जाती है, ठीक है। तो ये चाइना की भी सबसे लंबी नदी है और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, यांग टिसिकियांग, ठीक है। रही बात नील की, तो ये वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। अमेजन की बात की जाएगी तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। और गंगा की बात की जाएगी तो 2525, ठीक है, किलोमीटर के साथ, ठीक है, ये हमारा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन की बात की जा रही है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो हमारा यांग टिसिकियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखा होगा, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा टाइप का एक फॉर्मेट टाइप का ये है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर हमारा त्रिपुरा है। फिर यहाँ पर कौन सा है? ये हमारा मिजोरम है, ये हमारा मेघालय है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा मणिपुर है। और यहाँ पर क्या है? नागालैंड है। और ये फिर तो पूरा क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश है ही, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है ही, ठीक है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये आसाम है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो असम तो टच करता ही है, त्रिपुरा तो 3 तरफ से त्रिपुरा टच करता है, और मेघालय तो करता ही है। मेघालय का दक्षिणी पार्ट जो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, बांग्लादेश को टच करता है, ये मेघालय है, ठीक है। ये मेघालय है और ये पूरा का पूरा बांग्लादेश को टच करता है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा नागालैंड है, ये बांग्लादेश को टच नहीं करता है। ये किसको टच करता है? ये म्यांमार को टच करता है। किसको टच करता है? म्यांमार को टच करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा नागालैंड सही हो जाएगा। नागालैंड जो है वो बांग्लादेश को टच नहीं करता है, वो म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाता है, मणिपुर के साथ बाउंड्री बनाता है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, किस वास्तुकला का पालन, ठीक है, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? आप सभी को पता है कि अयोध्या के राम मंदिर का जो शिलान्यास, उद्घाटन जो होने जा रहा है, ठीक है, पूजा जो होने जा रहा है, ठीक है, शुभारंभ जो होने जा रहा है, वो 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। पूछा जा रहा है कि जो अयोध्या का जो राम मंदिर बनेगा, ठीक है, वो किस शैली में बनेगा? तो हमारे पास 3 शैली तो है, हमारे पास कितनी शैली है? ठीक है, 3 शैली, नागर शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली, ठीक है, और हमारा तीसरा है बेसर शैली। क्या है? बेसर शैली है, ठीक है। नागर शैली जो है वो हमारा नॉर्थ इंडिया में चलता है। कहां चलता है? नॉर्थ इंडिया में चलता है, ठीक है।
और द्रविड़ शैली जो है वो हमारा साउथ इंडिया में चलता है, ठीक है। चलिए, और बेसर शैली जो है ये हमारा मध्य भारत में चलता है। कहां पर चलता है? मध्य भारत में चलता है, ठीक है, मध्य भारत में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? अयोध्या की बात की जा रही है। अयोध्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कौन से एरिया में पड़ता है? ये हमारा नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, इसलिए नागर शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी, कलकत्ता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ जो है फारसी में अनुवाद कौन किया था उसे हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ बात की जाएगी कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो लेखक जो है वो हमारे कल्हन है। कौन है? कल्हन, ठीक है। कल्हन साहब जो है इन्होंने राजतरंगिणी को लिखा था। इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें क्या बोलते हैं, कश्मीर की इतिहास की बात की गई है, ठीक है। कश्मीर की इतिहास, ठीक है, कश्मीर की इतिहास की बात की गई है। किसमें? ठीक है, तो राजतरंगिणी में बात की गई है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन साहब है, ठीक है। और राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कौन करवाया था? तो हमारा मौलाना सोरी साहब ने करवाया था। किसने करवाया था? मौलाना सोरी, बिफोर बॉम्बे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, ठीक है, किसने जीता है? ठीक है, अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, उसमें नीरज चोपड़ा ने क्या बोलते हैं व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन ये दूसरे खिलाड़ी थे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक है। यहाँ पर पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये किया था अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है, ये किया था अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है, पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और ये किस क्या बोलते हैं ओलंपिक में जीते थे, ठीक है। तो ये जीते थे 2008 में जो ओलंपिक हुआ था, कहां पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था, ठीक है, बीजिंग में हुआ था, ठीक है, 2008 का ओलंपिक। और इस ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने क्या बोलते हैं शूटिंग में, ठीक है, पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ना, ये 1924 में बना था। कब बना था? 1924 में बना था, ठीक है। और 1924 में बनने के साथ ही इन्होंने क्या किया, 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकेरी कांड कर दिया, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने काकेरी कांड किया। कौन सा कांड किया? काकेरी कांड किया, ठीक है। लखनऊ सहारनपुर डाउन जो एक ट्रेन थी उसमें उन्होंने डकैती की और सरकारी खजाना को लूट लिया, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ही किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। अब किसने इसको स्थापित किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था, सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम 1928 में क्या पड़ गया था? एक वर्ड सोशलिस्ट जो था इसमें ऐड हो गया था और पूरा नाम हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारे पास क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। एकदम सही बात है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था, ठीक है, वो 1956 से लेकर 1961 तक था। महालनोबिस मॉडल पर था, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये भारी उद्योग पर क्या बोलते हैं इन्होंने बल दिया, ठीक है, भारी उद्योग पर इन्होंने क्या करते हैं बल दिया। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। आयात प्रतिस्थापन मतलब होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा को स्टार्ट किया था। तो दोनों ऑप्शन अपनी जगह पर सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1961 से लेकर 1966 तक है, ठीक है, दोनों हमारे पास सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। सेकेंड बोल रहा है 73rd 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। सी बोल रहा है ये एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। डी बोल रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो है जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ठीक है। ये डी ऑप्शन जो आप देख रहे हो ना, ये बीपीएससी के पीवाईक्यू में 66 बीपीएससी में पूछ चुका है,
ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंस है आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। पंचायती राज व्यवस्था आपको पढ़ के जाना ही जाना है पॉलिटी सब्जेक्ट में, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और सबसे आसान चैप्टर भी यही है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था, ठीक है, वो 73वां संशोधन, ठीक है, 73वां संशोधन, ठीक है, और 1992 से ये लागू हुआ, मतलब पास हुआ था, और लागू जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं, जो सही नहीं है उसकी बात की जा रही है क्वेश्चन में, और ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। किस नेता ने नेतृत्व किया? बाबा रामचंद्र जो थे वो यूपी के थे, ये तो होंगे नहीं। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो, यहाँ पर ऐसा कोई चांस सुनने को मिला नहीं है कि ये क्या बोलते हैं किसान आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ नेतृत्व किया, ठीक है। तो आपने एक नाम सुना होगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने क्या बोलते हैं 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था, ठीक है, इन्होंने वहां पर वो गए, ठीक है, महात्मा गांधी से ये मिले, ठीक है, और इनको चंपारण की, ठीक है, चंपारण की जो नील खेती के जो किसान थे उनकी दुर्दशा के बारे में इनको जानकारी दी, और उनको बोला कि आप आइए और उनकी दुर्दशा को देखिए और उनको निवारण कीजिए। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने पहला किसान सत्याग्रह जो था, किसान सत्याग्रह, वो कहां पर किया? इन्होंने चंपारण में किया। इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने किया। किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने किया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट हमारा, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर, पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी सोचेंगे कि जैसे द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आया, सब क्या सोचेंगे? द पॉवर्टी ऑफ, क्या बोलते हैं, जो दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखा था वो सोच लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है, और आप लोग उसको सोचोगे। लेकिन ये जो बुक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर, इसके लेखक जो है वो मेघनाथ देसाई है। कौन है? मेघनाथ देसाई है, ठीक है। चलिए, सचिन थरूर जो एक बुक लिखे हैं, ठीक है, और काफी, ये संयुक्ता दास ने एक लॉकडाउन लिरिक्स नाम का एक किताब लिखा है संयुक्ता दास ने, ठीक है, और सचिन थरूर ने एक बुक लिखा है जिसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और वो काफी बेहतरीन बुक है, अभी हाल फिलहाल में ये लॉन्च भी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? टोटल 1300, ठीक है, 1300 लगभग स्टेशनों को क्या बोलते हैं चुना गया है, ठीक है। और पहले चरण में 508 स्टेशनों को चुना गया है कि उसका विकास किया जाएगा पहले, ठीक है। और बिहार की अगर बात करेंगे तो पहले चरण में, ठीक है, पहले चरण में 49 स्टेशनों को चुना गया है कि इनका विकास किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, ठीक है, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है लक्ष्मी मित्तल, R दिनेश, उदय कोटक, टीवी नरेंद्र, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में ये अपडेट है कि 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बनाया गया है R दिनेश को। किसे बनाया गया है? R दिनेश को, ठीक है। और R दिनेश कौन थे? ये TVS कंपनी से जुड़े हुए थे। फिलहाल इनको यहाँ पर CII का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, R दिनेश। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? ये प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक वही थे जिन्हें क्या बोलते हैं लोक नायक के नाम से जाना जाता है, जो लोक नायक के रूप से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति को प्रारंभ किया था, लॉन्च किया था। ये वही आदमी है, ये वही महान पुरुष है। और कौन है? प्रज्ञा समाजवादी पार्टी का जो स्थापना किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। और ये वही जयप्रकाश नारायण है जो 1942 में क्या बोलते हैं हाजीपुर जेल से भाग गए थे, हाजीपुर जेल से भाग गए थे। और इनको 1999 में 1942 में ये भागे थे, ठीक है, और 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। विनोबा भावे, ठीक है, क्या बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह को लॉन्च करने वाले ये व्यक्ति थे विनोबा भावे। एमएन रॉय, ये क्या बोलते हैं CPI के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए, मोरारजी देसाई का नाम आपको पता होगा कि 1977 में जनता दल का जो सरकार बना था वो किसके नेतृत्व में बना था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जब पश्चिमी घाट की बात आए ना तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट को
16 डिग्री का अक्षांश, 16 डिग्री का लैटिट्यूड जो है, ठीक है, ये दो भागों में बांटता है। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ क्या बोलते हैं, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री, और ये हो जाएगा साउथ सह्याद्री, ठीक है। नॉर्थ सह्याद्री का, ठीक है, कालसुबाई जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, और साउथ सह्याद्री का जो सबसे ऊंची चोटी है वो कुद्रेमुख है, ठीक है, वो कुद्रेमुख है, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन के अनुसार कुद्रेमुख जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन को हाल में 41वें विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है, यूनेस्को के रूप में, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको चुना गया है, ठीक है, शांति निकेतन को। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? आत्मीय समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी कब? 1839 में, 1839 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? अगर पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य समुद्र को छूते हैं, समुद्र से तट बनाते हैं, तो 9 राज्य है। 9 राज्य जो है वो समुद्र से, ठीक है, समुद्र से टच मतलब तट बनाते हैं, ठीक है, समुद्र तटीय सीमा है कितने राज्यों की? ठीक है, तो 9 राज्यों की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो ये है हमारे पास 19 राज्य। कितने हैं? 19 राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलकाटा। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कैग की नियुक्ति की बात की जा रही है। कैग का जो अनुच्छेद है वो 148 से लेकर, ठीक है, 151 तक है, ठीक है। और 151 में क्या बात किया गया है? तो 151 में ये बात किया गया है कि कैग जो है अपना रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देंगे और राज्य में गवर्नर को देंगे। लेकिन 148 में क्या बात किया गया है? कैग की नियुक्ति की बात की गई है। 149 में क्या बात किया गया है? तो कैग का जो पावर है उसका बात किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैग का नियुक्ति कौन करता है? तो कैग का नियुक्ति जो है, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नियुक्ति वगैरह भी आप लोगों को थोड़ा देख के चलना है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? आप सभी को पता है कि खेल के खेल के एरिया में, खेल के क्षेत्र में, ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1961 से ये स्टार्ट हुआ था अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? सभी को पता है कि 21 जून जो होता है ना, ठीक है, उस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। तो कहां पर बराबर होता है? तो क्या ये कर्क रेखा है, क्या ये भूमध्य रेखा है, क्या ये पोल है, क्या ये मकर रेखा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा में, ठीक है, 21 जून को दिन और रात बराबर होता है। आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें काफी अच्छे से लिखा हुआ है, 21 जून को दिन और रात बराबर होता है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट हमारे पास है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये पीवाईक्यू है, काफी अच्छा पीवाईक्यू है, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट के कारण होता है, नाइट्रेट के कारण, ठीक है। नाइट्रेट जब ज्यादा हो जाता है ना ब्लड में तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या है? धूलित, O2 की अधिकता से, TDS की अधिकता से, क्लोराइड की अधिकता से, मिथोमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पर जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा वो नाइट्रेट की अधिकता से तो होगा ही, फिलहाल यहाँ पर मिथोमोग्लोबिन के कारण भी होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। क्या ऐसा होता है क्या? ठीक है। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा जो है वो त्वचा के नीचे जमा होती है, ये बात तो सही है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण सहायता मिलती है, यानी जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो हमारे टिश्यू का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है और क्या बोलते हैं, हमारे मरम्मत भी करता है, ठीक है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ठीक है। जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो हमारे बॉडी को काफी कम मात्रा में जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन बी, सी, डी तो सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए जो है वो गलत बात बोल रहा है, क्योंकि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, ठीक है। और एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ये हमारा आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट हमारे पास है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब साबुन को जल में घोलते हैं ना, तो जल के पृष्ठ तनाव जो है यानी सरफेस टेंशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सरफेस टेंशन की बात की जा रही है, और इसको हिंदी में ही बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो यहाँ पर साबुन को जल में घोलने पर, ठीक है, जल का जो पृष्ठ तनाव जो होता है, वो जो सरफेस टेंशन होता है, वो हमारा घट जाता है। वो हमारा क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था। ठीक है, 38 क्वेश्चन का आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, जितने भी आपके सही हुए हैं आप उसको मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इससे आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर पाओगे। ठीक है, और जरूरत है ज्यादा इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की। ठीक है, चलिए इसी टाइप से टेस्ट से जाते रहेंगे। धन्यवाद।